गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हिंदी का पार्ट नंबर 5 जूलिया। ये है हमारे आज के लेखक अंतोन चेखव जी। थोड़ा सा नाम आपको अलग लग रहा होगा। आइए इनका परिचय पढ़ते हैं। परिचय। इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 तगानरोग, रूस में। यानी ये रूस के लेखक है, हमारे इंडिया के नहीं है। इनकी मौत हुई है 15 जुलाई 1904, यानी अभी इस दुनिया में नहीं है ये। परिचय। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे, यानी इन्होंने काफी सारी कथाएं और नाटक भी की हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों मतलब का अर्थ होता है समाज में फैली हुई बुराइयां का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कि उन्होंने बहुत ही तीखा वार किया है। यानी आज हमने हमारे लेखक के बारे में पढ़ा कि कैसे वो 1860 में पैदा हुए थे, 1904 में इनकी मौत हो गई है। ये एक रूसी का अपने साहित्यकार हैं। इन्होंने काफी कहानियां और नाटक लिखे हैं और उन कहानियों नाटक में उन्होंने समाज में उस समय फैली हुई जो जाति धर्म को लेकर कुरीतियां थी या लोगों का अंधविश्वास था, वो सभी को लिखा करते थे। आइए गद्य संबंधी पढ़ते हैं, यानी कि आज के हम पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। एकांकी का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी, ठीक है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। कहा जाता है कि एकांकी में जो कहानी होती है वो बहुत ही रोचक का मतलब होता है दिलचस्प होती है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने डब्बूपन का मतलब होता है आपके कायरता को बोला जाता है। डब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। सजग का मतलब होता है सावधान रहना। तो आज हम कहानी में पढ़ेंगे कोई तो ऐसा है जो बहुत ही कायरपना दिखा रहा है। तो हमारे जो आज के लेखक है वो उसके कायरपना को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे कह रहे हैं कि भाई अपना दब्बूपन को आप छोड़िए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। और साथ ही कहा है कि न्याय के लिए आपको हमेशा सजग रहना चाहिए, यानी कि अलर्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से आज हम पाठ में किसी की डब्बूपना के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। यह है अपना पहला पैराग्राफ। शुरुआत होती है, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। ठीक है। गवर्नेंस का मतलब होता है देखभाल करने वाली, यानी जो बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है, उसे कहा जाता है गवर्नेंस। ये नया शब्द है, आप सभी लोग अपनी कॉपी में अभी लिख लीजिए। जूलिया वासिलदेवना आती है, तो गवर्नेंस का नाम यहाँ बताया है जूलिया वासिलदेवना। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी का मतलब होता है घर का मालिक। तो ये देखिए चित्र आपके सामने आ चुके हैं। अगर आपने ध्यान से इन चित्रों को देखा होगा तो यहाँ पे मैंने ये जो पहला चित्र है यहाँ पे गृहस्वामी दिखाया, यानी कि घर का मालिक। और दूसरा ये है हमारी जूलिया, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये जूलिया का नाम है, यहाँ पे इनका जूलिया का पूरा नाम है जूलिया वासिलदेवना। ये बच्चों की देखभाल करती हैं। गृहस्वामी जूलिया को बुलाते हैं और जैसे हमारी जूलिया आती है तो वो उन्हें कहते हैं कि आप खड़े मत रहो, बैठ जाइए। और ये सुनकर जूलिया बैठ जाती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। आइए अगला देखते हैं। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। तनख्वाह लिख लीजिए, एक नया शब्द है। तनख्वाह का मतलब होता है पगार। इसे हम हिंदी में वेतन भी कहते हैं। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ तो
तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में। विनीत एक नया शब्द है और रूबल भी। रूबल का मतलब लिख दीजिए रूस की मुद्रा, यानी कि रूस की करेंसी को बोलते हैं रूबल। जैसे हमारे यहाँ करेंसी को बोला जाता है रुपया, तो वैसे वहां पे मुद्रा बोलते हैं, यानी कि रूबल कहा जाता है उस मुद्रा को। रूबल महीना तय हुई थी ना? विनीत स्वर में। विनीत का मतलब होता है आदर से। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तो देखिए ये पहला चित्र, मान के चलेंगे ये उनके मालिक हैं, यानी कि गृहस्वामी। ये है अपनी जूलिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ कहा जाता है कि मालिक ने जूलिया को बुलाया और कहा कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारा पगार देना चाहता हूं। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि आपका पगार कितना है? 30 रूबल महीना, ये मालिक ने कहा था। लेकिन जूलिया कहती कि नहीं, आपने एक महीने में 30 रूबल नहीं तय किया था, आपने शुरुआत में कितना तय किया था? 40 रूबल। तो देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है। मालिक के हिसाब से था 30 रुपए महीना तनख्वाह, 30 रुपए नहीं 30 रूबल होता है, और उसके हिसाब से वहां की करेंसी के हिसाब से 40 रूबल था। तो अब इन दोनों में पैसों को लेकर थोड़ा सा बहस हो जाती है। तो मालिक उसे 30 रूबल देना चाहता है, लेकिन जूलिया ने याद दिलाया कि मेरी पगार 40 रूबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जाना कि कैसे मालिक लोग नौकरों का शोषण करते हैं। तो ये बेटा आज भी हो रहा है कि जब हम किसी नौकर को रखते हैं अपने पास, रखते वक्त तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज के जमाने में, लेकिन जब नौकर हम रख लेते हैं, उसकी तनख्वाह देने का वक्त आता है, तब वहां पर ही झिकझिक शुरू हो जाती है। तो ठीक यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है कि रखते हुए शायद कुछ और बोला गया था और पगार देते वक्त उसका मालिक कुछ और बोल रहा है। चलिए आगे का देखेंगे पैराग्राफ। देखिए गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूं। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। ये देखिए ये उनके गृहस्वामी है, ऐसा मानेंगे। ये जूलिया से पहले जो गवर्नेंस थी, मैंने उसका चित्र दिखाया है, जो कि गवर्नेंस का अर्थ होता है बच्चों को पढ़ाने वाली। तो अगर आपने ये तस्वीरें देखी होंगी तो ये मालिक है, ये जूलिया से पहले वाली गवर्नेंस है, और हर गवर्नेंस का एक ही काम है कि वो मालिक के घर आकर बच्चों की देखभाल उन्हें पढ़ाती थी। देखिए समझेंगे मालिक ने क्या कहा है। गृहस्वामी क्या कहता है कि नहीं भाई, मैंने 40 नहीं 30 कहा था। और वो क्या करता है, अपनी डायरी के पन्नों को पलटने लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया जैसे कि वो एक डायरी लेके बैठा हुआ है। फिर वो क्या कहता है जूलिया से कि तुमसे पहले भी जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही दिया करता था। और इस तरह फिर अगेन वो बेईमानी कर लेता है, यानी जहां 40 रूबल था वहां वो 30 रूबल कहता है जूलिया को। और दूसरी बेईमानी ये करता है कि वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें नौकरी करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। यहाँ पे भी जूलिया उसकी बात को काटती है और कहती है कि 2 महीने 5 दिन हो गए, यानी यहाँ पे मालिक उसका 5 दिन का जो तनख्वाह था वो काटने की कोशिश में बैठा था, और 40 के बदले 30 रूबल दे रहा था, यानी कि 10 रूबल वो भी काट रहा था। तो इस तरह यहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि अगर हम अपने काम के प्रति सजग नहीं रहेंगे, यानी होशियार नहीं रहेंगे, तो ऐसे कई गृहस्वामी हमारे लाइफ में आएंगे जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। जूलिया सजग तो है, यानी कि होशियार तो है, सावधान भी है, लेकिन खुल के वो अपने दिल की बात बोल नहीं पाती है। तो यहाँ हमें ये मॉरल मिलता है कि इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब भी आप देखो कहीं भी आपके हक को दबाया जा रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो आपका हक कोई ना कोई मारता रहेगा। अगला पैराग्राफ हमारे सामने आ चुका है। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। ठीक है, यानी कि 1 महीने का उन्होंने 30 रूबल तय किया था, तो 2 महीने का उन्होंने 60 रूबल कहा मकान मालिक ने। ठीक है,
गृह स्वामी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गृह स्वामी मतलब मकान मालिक, जो घर का मालिक था जहां जूलिया गवर्नेंस का काम करती थी। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार मतलब संडे। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? देखिए चित्र आपके सामने आ गया है। अब मकान मालिक जो था हमारा गृह स्वामी, तो गृह स्वामी क्या कहता है जूलिया से? तो गृह स्वामी जूलिया से हमने पिछले वाले ही हमारे सेशन में पढ़ चुके थे कि मकान मालिक के हिसाब से, गृह स्वामी के हिसाब से जूलिया को काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं, जबकि जूलिया ने उनसे कहा था कि उसे 2 महीने 5 दिन हुए हैं, लेकिन वो 5 दिन की बेईमानी कर लेता है, कहता है सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। फिर जूलिया के हिसाब से जब वो जॉब पे लगी थी तो उसकी तनख्वाह 40 रूबल महीना था, लेकिन यहाँ भी जो गृह स्वामी है वो बेईमानी करता है उसका मालिक, और कहता है कि नहीं, मैंने तो नौकरी देते समय 30 रूबल कहा था, और हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नेंस आती है आई थी तुमसे पहले, मैंने सभी को 30 रूबल ही दिया है। अब 30 रूबल के हिसाब से गृह स्वामी ने कहा कि तुम्हें 2 महीने हुए काम करते हुए, तो 30 के हिसाब से 2 महीने का हुआ 60 रूबल। लेकिन देखिए 60 रूबल में भी वो बेईमानी करता है। क्या कहता है कि जब महीने में तुमने छुट्टी भी ना ली हो, मतलब अगर तुमने महीने में कोई छुट्टी ना ली हो तो ही मैं तुम्हें 60 रूबल दूंगा। अब उसे क्या कहा, तुमने इतवार को छुट्टी ली थी, अब उसे संडे की छुट्टी को भी पकड़ लिया और तनख्वाह में से काटने का सोचा। और दूसरा वो क्या कहता है, कोलिया को घुमाने ले गई थी। कोलिया एक बच्चे का नाम आया बेटा, तो आप लोग इसे एक काम कीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, या टेक्स्ट बुक हो तो आप लोग इसे सर्कल कर लीजिए। अब नेक्स्ट, को घुमाने ले गई हो, और ये तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। तो अगर बेटा आपने ये ध्यान से इस चित्र को, पहले वाले चित्र को देखा होगा, तो देखिए मान के चलेंगे ये हमारी जूलिया है, और जूलिया कोलिया को घुमाने ले जा रही है। कोलिया हमारे लेखक के बच्चे का नाम है, ठीक है, तो हम समझ के चलेंगे लेखक के बच्चे को घुमाने ले गई है वो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, और उसने कहा कि तुमने इतवार की छुट्टी के अलावा तुमने 3 और छुट्टी भी ली है। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। मतलब जूलिया ने उसके मकान मालिक जो था, उसका गृह स्वामी, उसके मालिक का, उसकी बातों का उसको काटा नहीं उन्होंने। उसने क्या कहा कि अगर तुम कह रहे हो तो आप जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे होगे। तो इस तरह देखो यहाँ पे मैंने एक मकान मालिक दिखाया है, यानी कि उसका मालिक क्या कर रहा है, उसके मालिक ने एक डायरी लेके रखा है और उसी डायरी में वो हिसाब कर रहा है। यानी वो जूलिया को 30 रूबल भी बराबर, 30 रूबल के हिसाब से 60 रूबल भी 2 महीने का देना नहीं चाहता है। इसीलिए वो हिसाब किताब कर रहा है कि जूलिया ने कौन कौन से काम में गलतियां की थी या कब कब छुट्टियां ली थी, तो वो उसका भी पैसा काट ले, ताकि 60 में से उसे और कम पैसे उसे जूलिया को देना पड़े। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे कई लोग होते हैं, जब हम कहीं किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो कुछ लोग नेचर के बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारा बराबर ख्याल रखते हैं, समय पे पगार देते हैं। कुछ जूलिया के गृह स्वामी जैसे भी लोग होते हैं, मालिक जैसे लोग, जो क्या करते हैं, नौकरों पर अत्याचार करते हैं और उनकी गलतियों कमियों को हमेशा देखते रहते हैं कि कब उनकी गलती या कमी दिखाई दे और कब वो उनकी पगार को काट लें। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, ठीक है। उसने 9 संडे पकड़ा था 2 महीने के, और 3 एक्स्ट्रा छुट्टियां जूलिया ने ली थी वो उसने पकड़ लिया, और ये कहकर उन्होंने कहा कि पूरे 12 छुट्टियां हो चुकी हैं। इतवार को मैंने बताया ही था, तो इतवार को रविवार कहते हैं, लिख लीजिए अपनी बुक में। अगला, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। इधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, यानी वो एक दिन का 1 रूबल देता था, तो 30 दिन का 30 रूबल हुआ था।
तो 60 दिन का 60 रूबल हुआ था, 60 में से 12 छुट्टियां निकल गई, यानी 60 में से 12 माइनस कर दीजिए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। ठीक है, उसने क्या कहा कि 4 दिन मेरा जो बच्चा था वो बीमार था, तुमने सिर्फ दूसरे बच्चे को ही पिछले हफ्ते पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो माना जाता है कि उसकी पत्नी से उसने छुट्टी भी ले लिया था, दांत में दर्द था इसीलिए। तो 12 और 7 19 नागे, नागे का मतलब होता है छुट्टियां। लिख लीजिए, नया शब्द है नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहे? 41 रूबल। ठीक है, जूलिया रुआसी हो जाती है। रुआसी का मतलब होता है रोने जैसी शक्ल बना लेना, रोते स्वर में। जी हाँ, ये देखिए मैंने फिर से गृह स्वामी दिखाया, यानी कि उसका मालिक दिखाया है। मालिक ने क्या कहा कि कोलिया 4 दिन बीमार रहा। तो हम मान के चलेंगे कि जो चित्र आप अभी देख रहे हैं ये हमारे कोलिया का है, ये वाला चित्र, कि कोलिया कितने दिन बीमार रहा? 4 दिन। उसके बाद उसे अगला क्या कहा मालिक ने? तो मालिक ने अगला कहा कि तुमने क्या किया, जब कोलिया बीमार था तो तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया था। तो इस तरह से एक बच्चे को पढ़ाया और एक बच्चे को तुमने नहीं पढ़ाया था। और इस तरह अंत में जब 41 रूबल उसने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वो कहती है कि ठीक है मालिक, अगर आप कह रहे हैं कि 60 में से आपको 19 घटाना है और 41 ही बचे, तो शायद आप ठीक कह रहे होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या था हमारे लेखक का? तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि जूलिया जैसी ऐसी कई लोग होते हैं जो दूसरों के घर में काम तो करते हैं, लेकिन अपने काम को लेकर अगर कोई उनके साथ नाइंसाफी करता है या उनके पगार को लेकर नाइंसाफी करता है, तो जूलिया जैसे ऐसे कई लोग हैं जो आवाज भी उठाना पसंद नहीं करते। यानी आप देख सकते हो हमारी ये जो जूलिया है, जो मालिक है, मालिक ने जो भी कहा कि भाई तुमने इतवार की इतनी छुट्टियां हो गई, तुमने 3 छुट्टियां ली, तुम्हारे दांतों में दर्द था, तुमने वानिया को ही पढ़ाया, कोलिया को नहीं पढ़ाया, तो मैंने तुम्हारे 19 रूबल काट लिए, 41 बचा। इस पर भी जो जूलिया थी वो कुछ नहीं कहती, आवाज भी नहीं उठाती। वो सिर्फ कहती है कि मालिक अगर आप कह रहे हैं तो सब कुछ बराबर होगा। और इस तरह से मालिक उसके पैसे काटना शुरू कर देता है और जूलिया उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाती। तो हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि अगर हमें हमारे आसपास कभी भी कुछ भी गलत होते हम देखते हैं तो हमें आवाज उठानी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ। अगला, गृह स्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा का मतलब होता है लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आपने ये पहला चित्र देखा होगा तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जूलिया के हाथ से उसे क्या कहा था कि 1 जनवरी को चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। तो जूलिया के हाथ से 1 जनवरी को ही जो चाय की कप और प्लेट होते हैं, यानी कि प्याली और थाली होती है, प्लेट, उसने क्या किया था, वो तोड़ दिया था। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। तब गृह स्वामी क्या कहता है कि बहुत कीमती वो चाय का बर्तन था, तुमने तोड़ दिया, लेकिन क्या बताऊं, मेरा नसीब ही ऐसा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए कि प्याली के उसने कितने कहा कि 2 रूबल ही काटूंगा। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अब और एक नुकसान हुआ कि बच्चे का जैकेट एक पेड़ की टहनी से फट चुकी थी। तो हो सकता है जो हमारी जूलिया है वो कपड़े उतारने गई हो, बच्चों का सूख गया हो, उतार गई हो, ध्यान नहीं दिया हो, जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। याद रखो, हाँ, 10 रूबल उसने जैकेट के भी काट लिए। नाउ नेक्स्ट, 2 रूबल काटा था प्याली का, 10 रूबल काटा जैकेट का, यानी 12 रूबल फिर कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से
घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया। और ये बेटा नौकरानी आई, ये देखो जूलिया क्या थी, गवर्नेंस थी, बच्चों को पढ़ाती और देखभाल करती थी। और उसने घर में एक नौकरानी भी रखा था जिसका नाम है मारिया। मारिया ने क्या किया, वानिया के नए जूते चुरा लिए। ठीक है, रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूं। तो देखिए मैंने क्या यहाँ पे कहना चाहा है, पहले चित्र देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले, अब आप उसके 19 रूबल कट चुके थे। 19 रूबल कटने के बाद, 19 रूबल कटने के बाद मालिक को याद आता है। पहली बात क्या याद आती है, उसने क्या कहा कि तुमने चाय की प्याली और कप तोड़ी थी 1 जनवरी के, तो उसने उसका 2 रूबल काट लिया। फिर कहा कि देखो दूसरा चित्र, कि तुमने बच्चे का जैकेट ठीक से नहीं देखा इसलिए जैकेट फट गया, उसका मैं 10 रूबल काट लेता हूँ। फिर वो अगला कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से जो घर की नौकरानी मारिया है उसने वानिया के जूते चुरा लिए। तो देखिए तीसरा चित्र जो अभी मैंने ये दिखाया हुआ है कि जो घर की नौकरानी है मारिया, उसने वानिया के जूते चुरा लिए। तो प्याली टूटना, जैकेट फटना और जूते चुराना, ये सबका भी वो पैसा जोड़ता है और वो काटना शुरू कर देता है। और इस तरह से जो जूलिया है रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वो मालिक से कहती है कि अगर आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा, आपको जैसा सही लगता है वैसा कीजिए। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि अगर आज के जमाने में भी मारिया जैसे जूलिया जैसे अगर लोग हों जो गलत होते हुए भी उसमें हामी भरते हैं, तो सिवाय नुकसान के हमें कुछ नहीं मिलता। तो हमें यहाँ सबक मिलता है कि अगर कोई हमारे साथ नाइंसाफी करता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ये अगला पैराग्राफ है, गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी, ढील का मतलब लिख देना, ढील का मतलब होता है छूट देना। ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए, यानी जो मारिया ने जूते चुराए थे उसके मालिक ने 5 रूबल और काट लिए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। 10 रूबल मतलब इन्होंने 10 रूबल उधार दिए थे, ऐसा मालिक ने कहा। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाई। देखिए अब यहाँ बताया गया है कि हमारी जो जूलिया है उसका काम क्या था, वो गवर्नेंस थी, उसका काम है बच्चों को पढ़ाना। ये पहला चित्र देखिए, तो हमारी जूलिया बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाती थी, लेकिन जो गृह स्वामी है उनका मानना है कि तुम अपने काम में ढील दे रही हो, यानी कि तुम अनदेखा कर रही हो, इसीलिए मेरे घर में नुकसान हो रहा है। और इस तरह से वो जूते के भी 5 रुपए काट लेता है और कहता है कि मैंने 10 जनवरी को तुमको 10 रूबल उधार भी दिए थे। अब ये सुनते हुए देखिए, ये हमारी अगर मान के चलेंगे कि जूलिया है, तो जूलिया के आंखों में आंसू ही आंसू आ गए। देखिए मैंने आंखों को नीला दिखाया यहाँ पे, मानो आंखों में आंसू भर आए हैं और वो कुछ नहीं कह पाती, सिर्फ कहती है, बोलने जा ही गई थी तब तक वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। चलिए आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया हो। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। देखिए चित्र, अब ध्यान से चित्रों को देखिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं जिसे अभी भी मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे गृह स्वामी, हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे कि गृह स्वामी दावा करता है कि उसने जूलिया को 10 रूबल उधार दिए थे। अब जूलिया यहाँ पर कहती है कि अगर आपने दिए होंगे तो ठीक ही बोल गए हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपने डायरी में लिखा हुआ है तुमको दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से जानबूझकर वो डायरी के पन्ने पलटता है ताकि अगर जूलिया उसे कहे कि दिखाओ तो वो दिखा सके। अगला देखिए, गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 2741 में से
बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपते आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। चित्रों को देखिए, ये है हमारा गृहस्वामी यानी कि घर का मालिक, ये मैंने दिखाया है जूलिया को, और तीसरा वाला जो चित्र है हमारा यानी कि ये वाले चित्र में ये मैंने दिखाया है गृहस्वामी की जो पत्नी है उसे दिखाया है। अब जूलिया यहाँ क्या कहती है गृहस्वामी को कि आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे कि आपने मुझे 10 रूबल दिए होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मुझे अभी तक मालकिन ने ही सिर्फ 3 रूबल उधार दिए थे, बाकी का तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गृहस्वामी झूठ बोल रहा था। फिर भी जूलिया उसके बातों के विरुद्ध में नहीं जाती, विरोध नहीं करती, वो उसकी बातों को स्वीकार कर लेती है कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो आपने मुझे उधार दिया होगा। लेकिन जो सच बात थी कि मालकिन से उसने कभी उधार लिया था 3 रूबल, उसने वो बता दिया। अब आगे देखिए, गृहस्वामी, जैसे आसमान गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम ना बताती तो अनर्थ हो जाता ना। अनर्थ एक नया शब्द है, अभी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अनर्थ का मतलब होता है बुरा। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे मैंने ये जो पहला चित्र दिखाया है, यहाँ पे देखिए जैसे ही उस गृहस्वामी को पता चला कि जूलिया को उसकी पत्नी ने यानी मालकिन ने 3 रूबल उधार दिए थे, तो उसने वो भी जल्दी से अपनी डायरी में नोट कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, अब उसने क्या किया, जहां उसे बोला था कि 14 रूबल बचे हैं, तो 14 में से वो 3 और माइनस कर देता है और अंत में कहता है कितना रूबल बच चुका है, तो सिर्फ कहता है कि अब तुम्हारे 11 रूबल बचे। देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, और 14 में से 3 घटाया था तो बचा था 11 रूबल। उसने कहा कि अब आपके 11 रूबल बचे हैं, अब वो जूलिया को दे देता है। जैसे वो जूलिया को 11 रूबल देता है, जूलिया उसे धन्यवाद बोल देती है। अगला देखिए, गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। एक नया शब्द है ठग, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठग का मतलब होता है लूटना। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। चलिए चित्र देखिए, ये देखिए चित्रों को। यहाँ पे जैसे जूलिया को 11 रूबल मिला, वो धन्यवाद कहती है मालिक को। जैसे ये मालिक ने, देखिए चित्र दिखा रही हूँ, मालिक ने धन्यवाद सुना, उसका तो पारा गर्म हो जाता है, यानी गुस्सा उसे बहुत जल्दी आ जाता है। और वो गुस्से में, ये तीसरा चित्र देखिए, जूलिया को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो तुम्हारे मैंने पैसे कितने सारे काट लिए हैं झूठ बोलकर। आइए आगे देखते हैं। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। तुतलाने का मतलब होता है अटक अटक के बोलना। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? तो वो चिढ़ जाता है और बार बार बोलता है जी मालिक तुम क्यों बोलती हो? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। क्या कहती है? इससे पहले मैंने जहां काम किया है उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। तो जूलिया ने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि मालिक, आज तक मैंने जहां भी काम किया था कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। कम से कम आप इतने अच्छे हो कि आपने भले मेरा जो पगार था वो काटा, लेकिन कम से कम थोड़ा तो, भले वो 11 रूबल ही सही, आपने मुझे 11 रूबल तो हाथ में दिया। और इस तरह से
जूलिया अपना पक्ष, ये देखिए दूसरा चित्र, अपना पक्ष अपने मालिक को बताती है कि क्यों वो धन्यवाद कहती है 11 रूबल मिलने पर। तो यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि ऐसे आज संसार में कई लोग हैं जूलिया जैसे, जो कभी भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते और जो सामने वाला कहता है हमेशा सर झुकाकर उसकी बातों को सुन लेते हैं। तो सबक ये मिलता है कि हमें कभी ऐसे लोगों की बातों को सुनना नहीं है। अगर आप देखो कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठाना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। आइए अगला देखेंगे। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो जैसे ही उसने जाना कि जूलिया को अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला, तो क्या कहता है, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। ठीक है, एक नया शब्द है क्रूर। क्रूर का मतलब होता है कठोर। सभी लोग अभी अपनी कॉपी में लिखिए। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकालकर। ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। देखिए चित्र आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि जो गृह स्वामी था, सबसे पहले चित्र देखिए, वो जूलिया को बहुत डांटता है, फटकारता है। जब जूलिया रोने लगती है तो मालिक को एहसास होता है कि उसे नहीं डांटना था। तो ये दूसरा चित्र देखिए, वो उसे सॉरी बोलता है और वो उसे कहता है कि भाई मैं तो तेरे साथ एक छोटा सा कठोर मजाक कर रहा था। और इस तरह वो जितने पैसे उसके बने थे रूबल, यानी कि 40 के हिसाब से 80 रूबल 2 महीने के, वो पूरे के पूरे पैसे निकालता है और जूलिया को पैसे दे देता है। लेकिन पैसे देते वक्त वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और प्लीज वो उसका आंसर आप दीजिए। तो देखिए आगे क्या पूछा उसने। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए, भला मतलब अच्छा, इतना दब्बू, दब्बू एक नया शब्द है, इसका अर्थ लिखिए कमजोर। अभी लिखिए आप लोग। और एक नया शब्द है भीरू, भीरू का अर्थ है डरपोक। और एक नया शब्द है बोदा, बोदा का अर्थ होता है बेवकूफ। तो देखिए उसने जूलिया को क्या कहा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? तो ये सभी शब्द उसने जूलिया के लिए इस्तेमाल किया है। और जूलिया से जो गृह स्वामी कहता है कि जूलिया, तुम्हें इतना कमजोर, डरपोक और बेवकूफ बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना डरपोक, कमजोर और बेवकूफ बनोगी तो ये संसार तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम पर अन्याय ही अन्याय करता रहेगा। आगे देखिए, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए। अब देखिए एक नया शब्द आया है, जातियां। जातियां का मतलब लिखिए आप लोग अभी, अत्याचार। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। देखिए कठोर का मतलब आपको पता है, क्रूर का मतलब भी वही होता है कठोर, निर्मम का मतलब होता है पत्थर दिल, और हृदयहीन का मतलब होता है जिस इंसान के पास दिल ना हो। तो ये चारों ही शब्द उसने संसार में मौजूद लोगों के लिए कहा है। कि वो कहता है गृह स्वामी कि संसार कैसा है, कठोर है, कठोर दिल वाले लोगों से भरा हुआ है, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास दिल नाम की चीज ही नहीं है। तो अगर ऐसे इंसानों से तुम रहम की या अच्छेपन की उम्मीद करती हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये संसार कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलिए, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित, एक नया शब्द है रीढ़ रहित। रीढ़ रहित का मतलब होता है हारा हुआ। लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। चित्र देखिए, ये पहले चित्र में मैंने यहाँ पे दर्शाया है समाज में पाए जाने वाले कुछ लोगों का असली चेहरा, यानी कि वो कैसे कठोर हैं और
दिल के कैसे निर्मम पाए जाते हैं। अगला है, ये देखिए, जो कठोर दिल के होते हैं, बुरे लोग होते हैं, किस तरह अपनी बुराई समाज में फैला रहे हैं। तो यहाँ पे अंत में जो हमारा ग्रह स्वामी था वो जूलिया से यही कहता है कि हे जूलिया, संसार बहुत ही बुरे लोगों से भरा पड़ा है और तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस तरह तुम्हारा कमजोर रहना, डरपोक रहना या बेवकूफ बनकर रहना, लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसीलिए संसार से तुम्हें लड़ना है और कभी भी अत्याचार नहीं सहना है। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी आप अपने सामने अत्याचार होते हुए देखिए तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप मुंह बंद करके बैठेंगे तो सामने वाला आपको कमजोर और डरपोक समझेगा और आपका वो फायदा उठाएगा। इसलिए कहते हैं ना, हम हमेशा टीचर्स आपसे कहते हैं किसी अनजान इंसान के साथ मत जाइए। कोई आपको कुछ खाने के लिए देता है तो खाने का सामान मत लीजिए, क्योंकि कब कौन कैसा आपका फायदा उठाएगा ये खुद आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पे सबक ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी को जो अन्याय जो कोई करता है तो उस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने ये पाठ में जाना कि ग्रह स्वामी था और उसके यहाँ जूलिया वासिल देवनाकर के एक गवर्नेस काम करती थी। वो गवर्नेस यानी कि जूलिया कभी भी अपने हक के लिए लड़ती नहीं थी और ना ही आवाज उठाती थी। तो इस पाठ के द्वारा हमारे जो आज के लेखक हैं उन्होंने हमें ये बताना चाहा कि जैसे ग्रह स्वामी ने जूलिया को सबक सिखाया और संसार से लड़ने की हिम्मत दी, तो उसी तरह हमें भी चाहिए। जब भी हम अपने सामने किसी पर अत्याचार होते देखते हैं तो हमें सामने वाले को सहारा बनना है, सामने वाले का, और उसे भी लड़ने के लिए प्रेरित करना है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा।